हरियाणा में विधानसभा चुनाव हो चुके हैं। बीजेपी ने बहुमत प्राप्त किया है और नायब सिंह सैनी की सरकार यहां बन चुकी है। 17 अक्टूबर को नायब सिंह सैनी ने मुख्यमंत्री पद की शपथ ली और शपथ ग्रहण के अगले दिन 18 अक्टूबर को सीएम सैनी ने कैबिनेट की बैठक में एससी के आरक्षण में आधिकारिक तौर पर सेंध लगा दी है। हरियाणा सरकार ने अनुसूचित जाति के आरक्षण में कोटे के अंदर कोटा देने का फैसला लागू कर दिया है। यह फैसला सुप्रीम कोर्ट के उस फैसले के बाद आया है जिसमें कहा गया था कि राज्यों को आरक्षण देने के लिए अनुसूचित जातियों के कोटे के अंदर कोटा करने का संवैधानिक अधिकार अब है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद भाजपा शासित प्रदेश अब एक एक करके इसे लागू कर ही देंगे, लेकिन बसपा सुप्रीमो मायावती इस फैसले से खुश नहीं है। उन्होंने कहा है कि दलितों को बांटने का षड्यंत्र किया जा रहा है। हालांकि जब अगस्त के महीने में सुप्रीम कोर्ट ने राज्य सरकारों को यह सहूलियत दी कि वे एससी आरक्षण में वर्गीकरण कर सकते हैं, तो भारत बंद से लेकर देश भर में प्रदर्शन किए गए थे। इस फैसले को चुनौती देते हुए याचिकाएं डाली गईं कि सुप्रीम कोर्ट इस पर पुनः विचार करे, लेकिन ये सारी याचिकाएं रद्द कर दी गई हैं। जबकि ईडब्ल्यूएस, जिसका आधार सामाजिक शोषण नहीं है, उसे कोर्ट ने ठीक ठहरा दिया था। हम सही अंदाजा नहीं लगा पा रहे कि इसका क्या मतलब निकाला जा सकता है कि जब सीजीआई के घर जाकर गणेश पूजा में पीएम शामिल होते हैं या 4 दिन पहले सीजीआई का बयान आता है कि उन्होंने भगवान से प्रार्थना की थी कि राम मंदिर पर फैसला जल्दी आए। कार्यपालिका न्यायपालिका की भगवान में श्रद्धा रखना अच्छी बात है, बशर्ते वो भगवान से भगवा में न रखी जा रही हो। ऐसी किसी बात का अंदाजा आप भी लगाइए। बस ये जानिए कि ऐसी आरक्षण में उपवर्गीकरण होने से किसका फायदा होगा और किसका नुकसान होगा। आज के फैक्ट्स एंड फिगर्स के इस एपिसोड में आई विल एक्सप्लेन। 1 अगस्त 2024 को जब सुप्रीम कोर्ट के सवर्ण जज मिलकर दलितों और आदिवासियों के आरक्षण पर फैसला कर रहे थे, तब सीजीआई ने कुछ बिंदुओं पर प्रकाश डालते हुए कुछ रिसर्च का उदाहरण दिया और अपने जजमेंट को जस्टिफाई किया। जैसे उनका यह मानना था कि अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति एक समान नहीं है। कुछ जातियां बाकी से और ज्यादा पिछड़ी हुई हैं। कुछ अनुसूचित जातियां जैसे गरोला दलितों में पुजारी की तरह माने जाते हैं, जिनका अस्तित्व कुछ अनुसूचित जातियों से ऊपर देखा जाता है। कुछ अनुसूचित जातियां आपस में छुआछूत भी करती हैं और एक दूसरे के हाथ से बना खाना या पानी नहीं लेती हैं। कुछ जनजातियों को दलितों के मंदिर में आने नहीं दिया जाता है। आंध्र प्रदेश की माला जाति जो बुनाई का काम करती है और मढ़िया जाति जो चमड़े का काम करती है, उन दोनों में बहुत असमानता है। मड़ेगा जाति को माला जाति के मुकाबले नीचे स्तर का माना जाता है। इससे उनके पढ़ाई, नौकरी और राजनीतिक गतिविधियों पर भी फर्क पड़ता है। जस्टिस BR गवई ने जस्टिस उषा मेहरा कमेटी की रिपोर्ट को तलब करते हुए कहा कि आंध्र प्रदेश में 60 अनुसूचित जातियों में से केवल 4-5 को ही आरक्षण का लाभ मिल पा रहा है। इन बिंदुओं के आधार पर एससी आरक्षण में कुछ अत्यधिक पिछड़ी जातियों को अलग रखकर उन्हें ज्यादा आरक्षण दिया जाना चाहिए। अब जो इस फैसले के आलोचक हैं, उनका कहना यह है कि जब सरकार ये तय करेगी कि एससी कैटेगरी में कौन सी जाति ऐसी है जो ज्यादा पिछड़ी है, जिन्हें एससी को मिलने वाले 15% आरक्षण में ज्यादा बड़ा हिस्सा दिया जाना चाहिए, तो ऐसे प्रोसेस में सरकारें उन जातियों को सिलेक्ट करेंगी जो उनके वोट बैंक होंगे। जैसा कि मणिपुर में हुआ। मणिपुर में 2 प्रमुख जातीय समूह हैं, मैतेई और कुकी। इनके बीच ऐतिहासिक तौर पर टकराव की स्थितियां लंबे समय से बनी हुई हैं। मैतेई की जनसंख्या वहां 53 से 64% बताई जाती है। ये लोग हिंदू कहे जाते हैं। मणिपुर हाईकोर्ट ने पिछले साल एक निर्देश दिया जिसमें मैतेई समुदाय को अनुसूचित जनजाति यानी एसटी का दर्जा देने की सिफारिश की थी। अब जो पहले से एसटी का आरक्षण ले रहे थे, वो जाहिर सी बात है इस फैसले से भड़क गए, जिसने आदिवासी समूह के व्यापक विरोध को जन्म दिया और आज तक मणिपुर जल रहा है। भाजपा की सरकारें, आप देखना, सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद तेजी से एससी आरक्षण में उपवर्गीकरण करेंगी कि आवश्यक शर्तों को ध्यान रखा जाएगा या नहीं रखा जाएगा, इसका भी पता नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा था, इसे लागू करने से पहले डेटा इकट्ठा किया जाना आवश्यक होगा। अब पता तो हो कि कौन जाति एससी में ज्यादा पिछड़ी है, कौन कम। हरियाणा सरकार ने ऐसा डेटा कलेक्ट करने का भी कष्ट अभी तक तो नहीं उठाया है। डीवाई चंद्रचूड़ ने यह भी कहा था कि पहले किसी जाति या जनजाति का सामाजिक पिछड़ापन देखा जाएगा, जिससे उनके शैक्षिक और आर्थिक स्थिति पर भी फर्क पड़ता है। क्या ये किसी से छुपा है कि किसी दफ्तर में एक एससी अधिकारी आ जाए तो उच्च जाति वालों को कितना अखरता है? क्या दफ्तरों में दलितों को सामाजिक शोषण आज भी नहीं सहन करना पड़ रहा है? क्या कोई सवर्ण अपनी बहन बेटी का विवाह किसी ऐसी कैटेगरी के व्यक्ति से कर सकता है? खैर, अपने सवालों पर वापस आते हैं। हालांकि कोर्ट ने ये तो कहा कि कौन कितना पिछड़ा है इसका आंकड़ा होना चाहिए, लेकिन पिछड़ापन कैसे तय होगा ये नहीं बताया। जाहिर है ये सरकार अपने हिसाब से वोट बैंक के आधार पर
तय कर लेंगी। बसपा प्रमुख मायावती को सुप्रीम कोर्ट का यह फैसला पसंद नहीं आया था। हरियाणा सरकार का यह फैसला भी उन्हें पसंद नहीं आया है। उन्होंने कहा कि हरियाणा की नई भाजपा सरकार द्वारा एससी समाज के आरक्षण में वर्गीकरण को लागू करने अर्थात आरक्षण कोटे के भीतर कोटा की नई व्यवस्था लागू करने का फैसला दलितों को फिर से बांटने और उन्हें आपस में ही लड़ाते रहने का षड्यंत्र है। यह दलित विरोधी ही नहीं बल्कि घोर आरक्षण विरोधी निर्णय है। उपवर्गीकरण को साधारण शब्दों में समझें तो ऐसे समझिए जैसे एससी के लिए अभी 15% आरक्षण तय किया गया है। उपवर्गीकरण करके एससी के अंदर जितनी भी जातियां होंगी उन्हें 2 हिस्सों में बांटा जाएगा। एक तरफ वो होंगे जो आरक्षण का लाभ ले चुके हैं, तो दूसरी तरफ वो जो आरक्षण का लाभ जिन्हें नहीं मिल पाया है अर्थात वो ज्यादा पिछड़े रह गए हैं। इसके बाद इस 15% आरक्षण को भी इन 2 समूहों में बांट दिया जाएगा। जो ज्यादा पिछड़े हैं उन्हें एक बड़ा हिस्सा इस आरक्षण का दे दिया जाएगा। इससे होगा ये कि जिन्हें कम पिछड़ा घोषित किया जाएगा उन्हें कम हिस्सा मिलेगा और वो आपत्ति कर सकते हैं, जैसा कि मणिपुर में हो रहा है। इस तरह एससी के लोग आपस में एक दूसरे के दुश्मन बन जाएंगे, जैसे ओबीसी के साथ हुआ था। वर्गीकरण हुआ और एक नई कैटेगरी बनी ईबीसी, एक्सट्रीम बैकवर्ड क्लास, यानी अति पिछड़ा वर्ग। अब होगा ये कि राज्य सरकारें डेटा कलेक्ट करके कोर्ट को भेजेंगी और वहां ये मामला अटका रहेगा। हरियाणा में नायब सैनी ने कहा था कि एससी के लिए सरकारी नौकरियों में 20% कोटा आरक्षित किया जाएगा, जो अभी तक 15% है। आयोग की सिफारिश के हिसाब से इस कोटे का आधा यानी 10% और कुल कोटे में 10% यानी 20% का भी 10% जो होता है 2%, उसे मिलाकर वंचित अनुसूचित जातियों को दिया जाएगा, यानी जो ज्यादा पिछड़े एससी होंगे उन्हें। हरियाणा में आधिकारिक रूप से कुल 36 जातियां वंचित अनुसूचित जातियों की लिस्ट में शामिल हैं। ये जातियां इस तरह से हैं, पॉज करके आप देख सकते हैं। अगर हम 2011 की जनगणना की बात करें तो हरियाणा की कुल आबादी 2.5 करोड़ से ऊपर है और इसमें करीब 27.5 लाख की हिस्सेदारी वंचित अनुसूचित जातियों की है, यानी अत्यधिक पिछड़े एससी। राज्य सरकार के मुताबिक सरकारी नौकरियों में इनकी हिस्सेदारी ग्रुप ए, ग्रुप बी और ग्रुप सी के लिए क्रमशः 4.5%, 4.14% और 6.27% है। वहीं हरियाणा में दूसरी अनुसूचित जातियों की जनसंख्या यानी जो ज्यादा पिछड़ी नहीं है वो भी करीब 27 लाख के ही आसपास हैं, जो अपेक्षाकृत कम पिछड़े माने जा रहे हैं। लेकिन इनकी हिस्सेदारी ग्रुप ए, ग्रुप बी और ग्रुप सी में क्रमशः 11%, 11.3% और 11.8% आंकी गई है। 2011 की जनगणना के डेटा से पता चलता है कि वंचित अनुसूचित जातियों में सिर्फ 3.53% आबादी ग्रेजुएट है, 3.75% आबादी 12वीं पास है, 6.63% आबादी हाई स्कूल पास और 46.75% लोग अनपढ़ हैं। कुछ आलोचकों का मानना यह भी है कि इसके लिए जाति जनगणना करना बेहद जरूरी है, जो भाजपा कभी करवाना नहीं चाहती है, जैसे बिहार में किया गया। जब बिहार में जाति जनगणना के आधार पर 65% आरक्षण अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़े वर्ग को दिया गया, तब पटना हाईकोर्ट ने उसे खारिज कर दिया। कोर्ट ने कहा कि सिर्फ इन समुदायों की जनसंख्या के आधार पर राज्य ने आरक्षण पारित कर दिया था, जो गलत है। कोर्ट के मुताबिक इनकी सरकारी नौकरियों में पर्याप्त हिस्सेदारी पहले से ही है, तो आने वाले दिनों में जब राज्य उपवर्गीकरण करेंगे तो उसे कोर्ट में चुनौती मिलेगी ही और मामला या तो अटका रहेगा या फिर अदालत कल को भगवान से प्रार्थना करके संभावना है कि इसका भी कोई सलूशन निकाल ले। मायावती ने इस पर कहा है कि हरियाणा सरकार को ऐसा करने से रोकने के लिए भाजपा के केंद्रीय नेतृत्व के आगे नहीं आने से भी यह साबित होता है कि कांग्रेस की तरह बीजेपी भी आरक्षण को पहले निष्क्रिय और निष्प्रभावी बनाने और अंततः इसे समाप्त करने के षड्यंत्र में लगी हुई है, जो घोर अनुचित है। बीएसपी इसकी घोर विरोधी है। वास्तव में जातिवादी पार्टियों द्वारा एससी, एसटी और ओबीसी समाज में फूट डालो राज करो की नीति चलाई जा रही है और इनके आरक्षण विरोधी षड्यंत्र आदि के विरुद्ध संघर्ष का ही नाम बीएसपी है। इन वर्गों को संगठित और एकजुट करके उन्हें शासक वर्ग बनाने का हमारा संघर्ष लगातार जारी रहेगा। अब कंक्लूजन पर आते आते 2 बातें सामने आती हैं। पहली, राज्य सरकार डेटा तैयार करके कोर्ट को देगी और कोर्ट कहेगा कि ये डेटा सही नहीं है और सब क्लासिफिकेशन कभी हो ही नहीं सकेगा। तमिलनाडु और बिहार में ऐसा हो चुका है। दूसरी आशंका है कि जैसे हाव भाव अदालत के दिख रहे हैं, वो बिना रोक टोक के राज्य सरकारों के डेटा को अप्रूव कर देंगी। वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो शेयर कर दें और मॉलिटिक्स को सब्सक्राइब कर दें। शुक्रिया।